एक अकेला चार्ट और उसमें 200 साल का इतिहास, संघर्ष, बदलाव और एक पूरे राष्ट्र का जन्म। ये कैसे मुमकिन है? ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है, ये एक पूरी कहानी है। आज हम मिलकर इस चार्ट को डिकोड करेंगे और समझेंगे कि कैसे ये हमें एक साम्राज्य के बनने से लेकर एक देश की आज़ादी तक के सफर पर ले जाता है। तो आइए शुरू करते हैं। हमारी कहानी शुरू होती है एक कंपनी से, एक ट्रेडिंग कंपनी जो यहाँ सिर्फ व्यापार करने आई थी। लेकिन बात सिर्फ व्यापार की नहीं थी, बात थी पावर की, डोमिनेंस की। तो सवाल ये है कि व्यापारियों का एक ग्रुप देखते ही देखते पूरे सब कॉन्टिनेंट का रूलर कैसे बन गया। अब जरा इन तारीखों को देखिए। 1757 प्लासी, 1764 बक्सर और फिर 1799 टीपू सुल्तान की हार। ये सिर्फ लड़ाइयां नहीं थीं, ये वो टर्निंग पॉइंट्स थे जहां से पावर का बैलेंस पूरी तरह से बदल गया। सोचिए, 50 साल से भी कम समय में एक ट्रेडिंग कंपनी ने हिंदुस्तान की सबसे बड़ी ताकतों को हराकर एक साम्राज्य की नींव रख दी थी। लड़ाइयां जीतने के बाद अब बारी थी रूल्स बनाने की, और 1793 का ये परमानेंट सेटलमेंट ये सिर्फ एक टैक्स पॉलिसी नहीं थी। नहीं, इसने तो जमीन पर मालिकाना हक से लेकर गांव की इकोनॉमी तक सब कुछ बदल दिया। बेसिकली इसने ब्रिटिश कंट्रोल की जड़ें और भी गहरी और भी मजबूत कर दी। तो 1850 तक आते आते एक नया ऑर्डर सेट हो चुका था। लड़ाइयों से, ट्रीटीज से और हाँ, 1853 में बनी पहली रेलवे लाइन से ब्रिटिश राज अब एक अनशेकेबल रियलिटी बन चुका था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हर एक्शन का एक रिएक्शन होता है और हर एम्पायर अपने खिलाफ ऑपोजिशन के बीच खुद ही बोता। और यहीं से आता है द रिस्पॉन्स। एक छोटा सा शब्द, लेकिन इसने कहानी का पूरा रुख ही बदल दिया। अब फोकस रूलर्स से हटकर उन लोगों पर शिफ्ट होता है जिन पर रूल किया जा रहा था। तो अब हम कहानी के दूसरे हिस्से में आ गए हैं। ये कहानी है एक नेशन के जागने की, ऑर्गेनाइज्ड रेजिस्टेंस की पहली सुगबुगाहट की। ये वो दौर था जब लोग अपनी किस्मत को फिर से अपने हाथों में लेने के लिए एक साथ हारे थे। तो ये ऑर्गेनाइज्ड पॉलिटिक्स शुरू कैसे हुई? देखिए, 1885 में इंडियन नेशनल कांग्रेस तो बन ही चुकी थी, लेकिन 1905 में बंगाल का पार्टीशन वो एक चिंगारी साबित हुआ। इसने पॉलिटिकल एक्टिविज्म को हवा दे दी। और फिर 1906 में मुस्लिम लीग भी बनी। मतलब फ्यूचर पॉलिटिक्स की बिसात बिछ रही थी। फिर आया साल 1919 और एक ऐसी घटना जिसने सब कुछ बदल दिया, जलियांवाला बाग। ये सिर्फ एक मैसेकर नहीं था, ये एक वेकअप कॉल था पूरे देश के लिए। ये वो मोमेंट था जब ब्रिटिश राज पर जो थोड़ा बहुत ट्रस्ट बचा था वो भी खत्म हो गया और पूरा देश एक साथ खड़ा हो गया। तो सवाल ये था कि अब क्या? एक देश इस तरह की ब्रूटैलिटी पर कैसे रिएक्ट करेगा? और इसी सवाल के जवाब से फ्रीडम स्ट्रगल का एक नया और ज़्यादा इंटेंस चैप्टर शुरू होने वाला था। और इसी माहौल में एक नई सोच, एक नई आवाज़ सामने आई। एक ऐसी लीडरशिप जो रेजिस्टेंस का एक बिल्कुल अलग तरीका लेकर आई। और यहीं से शुरू होता है द गांधीयन एरा, मास स्ट्रगल का, जन संघर्ष का एक नया अध्याय। और इस युग का चेहरा बने महात्मा गांधी। उनकी सबसे बड़ी बात क्या थी? उन्होंने पॉलिटिक्स को क्लोज्ड रूम से निकालकर आम आदमी तक, सड़कों तक पहुंचा दिया। उन्होंने लाखों लोगों को एक सिंपल सा पर बेहद पावरफुल आइडिया दिया कि असली ताकत हथियारों में नहीं बल्कि यूनिटी और नॉन वायलेंट रेजिस्टेंस में है। इस पूरे एरा को हम 3 बड़े मूवमेंट्स में देख सकते हैं। पहला नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 के बाद, फिर आया सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट जिसका सबसे आइकॉनिक मोमेंट था 1930 का डांडी मार्च, और फाइनली 1942 में द फाइनल कॉल, क्विट इंडिया मूवमेंट। लेकिन हाँ, ये रास्ता बिल्कुल सीधा नहीं था। इसमें उतार चढ़ाव दोनों थे। कभी कभी जैसे 1922 में चौरी चौरा के बाद मूवमेंट को रोकना भी पड़ा, तो कभी 1929 में पूर्ण स्वराज के रेजोल्यूशन जैसे मोमेंट्स ने गोल को और क्लियर कर दिया। ये एक स्ट्रेटेजिक चेस गेम की तरह था जिसमें हर मूव बहुत सोच समझकर चलना पड़ता था। और अब हम आते हैं फाइनल फेज पर, स्वतंत्रता और उसके साथ आए एक दर्दनाक विभाजन की कहानी पर। बैकग्राउंड में दुनिया एक वर्ल्ड वॉर लड़ रही थी और इसी ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट के बीच इंडिया की डेस्टिनी लिखी जा रही थी। वर्ल्ड वॉर 2 एक एब्सोल्यूट गेम चेंजर था। इसने ब्रिटिश एम्पायर को फाइनेंशियली और पॉलिटिकली बहुत कमजोर कर दिया
और अचानक जो आज़ादी एक दूर का सपना लगती थी, अब वो बिल्कुल सामने खड़ी थी। आप देख सकते हैं 1942 में क्रिप्स मिशन का आना इसी बदलते हुए डायनामिक का एक बड़ा सिग्नल था। तो जब ये क्लियर हो गया कि ब्रिटिश रूल खत्म होने वाला है, तो बैटल ग्राउंड बदल गया। अब लड़ाई नेगोशिएशन टेबल्स पर लड़ी जा रही थी। क्रिप्स मिशन से लेकर 1946 के कैबिनेट मिशन तक ये वो हाई स्टेक्स टॉक्स थीं जहां पावर ट्रांसफर का पूरा ब्लूप्रिंट तैयार हो रहा था। और फिर आया 1947, वो मोमेंट जिसका सदियों से इंतजार था, फ्रीडम। लेकिन ये एक बिटर स्वीट विक्ट्री थी, क्योंकि आज़ादी के साथ साथ पार्टीशन का दर्द भी था, एक ऐसा जख्म जिसने इस सबकॉन्टिनेंट को हमेशा के लिए बदल दिया। तो जब हम इस 200 साल के सफ़र को देखते हैं तो ये सिर्फ तारीखों की एक लिस्ट नहीं है। ये एक एम्पायर के बनने और बिखरने की कहानी है, एक नेशन के जन्म की कहानी है, एंड अ टेस्टमेंट टू द ह्यूमन स्पिरिट। 1947 कोई एंड पॉइंट नहीं था, बल्कि ये तो एक नई और शायद और भी कॉम्प्लेक्स जर्नी की शुरुआत थी। और इसकी लेगेसी, वो आज भी हमारी दुनिया को शेप कर रही है।